रिएक्शन होगा, कहीं एलिमिनेशन होगा, कहीं पर आपका इवन रिएक्शन, कहीं इक्वल रिएक्शन, कहीं इवन सीबी रिएक्शन होगा, कहीं SN1 कहीं SN2 होगा, मैकेनिज्म आएगा। तो हर रिएक्शन में हर बार हम मैकेनिज्म नहीं जानेंगे। तो मैं 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके कुछ जो जरूरी मैकेनिज्म है वो मैं पहले बता दूंगा और जो बाकी मैकेनिज्म होंगे वो उनके साथ ही हम बता देंगे, ठीक है? तो जैसे बार-बार जरूरत पड़ेगी, अब ये पढ़ाया तो जाता है हैलोजन डेरिवेटिव में। ये चाहिए है कहां जो है हैलोजन, बाकी बैचेस में हम हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ाते हैं। लेकिन जब बच्चों को समझाया जाता है कि देखो यहाँ SN1 मैकेनिज्म है, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो SN1 मैकेनिज्म होगा, तो बच्चा बता सर SN1 क्या होता है? तो फिर एक बार हम थोड़ा-सा मैकेनिज्म के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो 4 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या होता है एडिशन, तीसरा क्या होता है एलिमिनेशन, चौथा क्या होता है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट क्या होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर एटम या ग्रुप अपनी जगह क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो किसी कार्बन पर एक पहले से कोई ग्रुप बैठा हुआ है X, एक दूसरा ग्रुप आया Y, उसने क्या किया इसको धक्का मार के भगा दिया, ठीक है? इसको यहाँ से भगा दिया और खुद इसकी जगह ले लिया, परंतु जिस कार्बन पर ये रिएक्शन हुआ उसके हाइब्रिडेशन में कोई फर्क नहीं हुआ। यहाँ पर बॉन्डिंग नेचर या हाइब्रिडेशन में कोई फर्क नहीं हुआ, बस एक एटम रिप्लेस हो गया दूसरे एटम से। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं बताओ, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जिस पर अटैक हुआ उसे कहते हैं सबस्ट्रेट, जिसने ये काम किया अटैक किया उसका नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट, उसे क्या कहते हैं जो है सब्स्टिट्यूएंट। और जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है? और जो ग्रुप बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीविंग ग्रुप, पक्का? अब याद रखना ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये बाई नेचर सब्स्टिट्यूएंट के स्थान पे Y के स्थान पे अगर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो उसका नाम हो जाएगा, उस रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसे कहेंगे NSR। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है SN रिएक्शन, SN मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? अगर मान लिया इसके स्थान पे कोई इलेक्ट्रोफाइल रहा, बाई चांस कोई ऐसा रिएक्शन रहा, ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर का था, अटैकर रिएजेंट, ये जो सब्स्टिट्यूएंट एक प्रकार से रिएजेंट है। ये रिएजेंट या सब्स्टिट्यूएंट जो है ये बाई नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफाइल ने डिस्प्लेस किया किसी दूसरे को तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे SE रिएक्शन। E बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक, S बोले तो सब्स्टिट्यूशन। मेरी बात क्लियर? हां, ये क्या बेटा कुछ डाउट है? SE रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट ये आप ऐसे चाहें तो अपने नोट में ज्यादा लिखने की बजाय लिख लेना, ये भी काफी है। अगर Y के स्थान पे कोई फ्री रेडिकल हो तो उसे कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जैसा होता है, एक एग्जांपल है, क्योंकि फ्री रेडिकल को भी हम एक प्रकार से क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया, एक बाकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूट्रल है और जिसमें फ्री रेडिकल, ठीक है? अब हम एक-एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं, इवन सब्स्टिट्यूएंट इज न्यूक्लियोफाइल, उसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कभी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी कार्बन पे, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगी, कभी भी बाहर निकले तो ये जो लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है ये उसी रूप में निकलता है जिस रूप में जो है अटैकर अटैक कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप में निकलना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा तभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर पाएगा। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है तो लिविंग ग्रुप भी हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है। बस याद रखना एक कमजोर होता है एक ताकतवर होता है। हमेशा ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तभी होता है जब ताकतवर न्यूक्लियोफाइल हटाता है किसको बताओ, कमजोर को। किसी जगह आपको दिखे कि कमजोर अटैक कर रहा है, अंदर ताकतवर बैठा तो रिएक्शन नहीं होगा, जब तक कि आप अंदर वाले को कमजोर ना बना दो, कोई जुगाड़ करके आया समझ में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिविंग ग्रुप इज आल्सो ए काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल बट वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर देन सब्स्टिट्यूएंट। ये मैंने लिख दिया है, इट इज सीन इन मॉलिक्यूल हैविंग लिविंग ग्रुप। अच्छा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहां देखा जाता है? ये जनरली वहां देखा जाता है जहां पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जो लीव करने में अभी विश्वास रखते हो, समझ में आ गया? और कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तभी होता है, याद रखिएगा, जब अटैकर बेटर न्यूक्लियोफाइल हो देन लीवर, लीव करने वाले से अटैक करने वाला ताकतवर हो। टू डू एनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, इस रिएक्शन को होने के लिए L- और अगर बेटर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे अगर हम आपसे चलिए आगे बात करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम NaCl से करा दें या अल्कोहल के पे हम Cl- का अटैक करा दें तो क्या ये Cl- इस OH को हटा के RCl बनाएगा? बोलो। मैंने आपसे एक सवाल किया, इधर नए पेज पे कर देता हूं, उस समय दिमाग में नहीं आया, अभी दिमाग में आ गया। तो मैंने लिखा अल्कोहल, सामने हमने लिया Cl- और मैं आपसे बोल रहा हूं क्या ये Cl- इसको हटा के ये RCl और OH- में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि निकलने वाला ताकतवर है। हम सब जानते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, और न्यूक्लियोफिलिक नेचर में OH- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl-, इसलिए ये Cl- की औकात नहीं है कि इस OH को यहां से भगा दे। इसलिए अल्कोहल पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन का आसानी से नहीं होता, इसके लिए हमको जुगाड़ करना पड़ता है। आगे हम आपको बताएंगे वो जुगाड़ क्या होता है। मतलब अल्कोहल में अगर ऐसा हो जाता तो जो अल्कोहल लेने वाले लोग हैं चखने में नमक लेते हैं ना, पेट में क्या बन जाता, सब अल्काइल हैलाइड बन जाता। आया समझ में? अच्छा तो चलो ठीक है, अच्छा एग्जांपल नहीं था, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इधर देखें, अच्छा मजा आ गया। अच्छा जो काम करनी उसमें आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए लोग क्या जुगाड़ करते हैं कि अगर इस प्रकार से रिएक्शन कराने होते हैं ना तो पहले से अल्कोहल में क्या मिलाते हैं, जैसे अल्कोहल है इसमें पहले से H+ मिला दो, पहले इसमें क्या मिला दो H+, HCl, H2SO4 या कोई H+ मिला दो, और फिर उसके बाद में आप Cl- मिलाओगे तो हो जाएगा रिएक्शन, क्योंकि H+ इसको कमजोर कर देगा और इसको निकलने पे मजबूर कर देगा। तो ये होता है। या आप इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या करते हैं, HCl ले लोगे तो HCl जो है टूटता है किसमें बताओ, H+ और Cl- से, और ये H इसको कमजोर बना देगा, फिर Cl रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को NaCl के साथ कराते हो ये रिएक्शन कभी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये आगे हम पढ़ने वाले। तो ओनली दोज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अकर इन व्हिच अटैकर इज बेटर देन लीवर, पक्का? चलो अब हम बात करते हैं आगे, अभी डिटेल से पढ़ेंगे आप। अभी एक झलक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर लिविंग ग्रुप, मैंने आपको बताया ना कितने मॉलिक्यूल है, इट इज सीन इन मॉलिक्यूल हैविंग लिविंग ग्रुप। ये कहां देखा जाता है, उस मॉलिक्यूल में जिसके अंदर लिविंग ग्रुप हो। जो भी लिविंग ग्रुप आपने देखा था, जैसे ये एक प्रकार का ये अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप हैलोजन है, अल्कोहल में लिविंग ग्रुप OH है, ईथर में लिविंग ग्रुप OR है, यहां पे एसिड हैलाइड में लिविंग ग्रुप हैलोजन है, एस्टर में देख सकते हैं, एमाइड में देख सकते हैं, ऐसे ही आप ये एनाइड्राइड में देख सकते हैं, एरोमेटिक हैलाइड में भी देख सकते हैं, पर एट वेरी हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर होता है। और कहीं पे लिविंग ग्रुप अटैच होगा तो वो कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शुरू करते हैं। और ये जिसके पास लिविंग ग्रुप है, अगर इनका रिएक्शन कराएं किसी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल से, ताकतवर न्यूक्लियोफाइल से, और सामने सॉल्वेंट प्रेजेंट हो तो इनके जो लिविंग ग्रुप है वो हटाए जा सकते हैं। ये आगे हम आपको बता रहे हैं। मतलब ये सारे रिएक्शन क्या है, आपका हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसमें है, पूरा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भरा पड़ा है। एल्कोहल ईथर फिनॉल है वहां पर पढ़ेंगे हम, ईथर है वहां पढ़ेंगे, एसिड एसिड डेरिवेटिव है वहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होंगे। इन सब कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आगे हम फ्यूचर में पढ़ने वाले किसी न किसी प्रकार से। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब लिविंग ग्रुप को बाहर भगाता है ना तो वो इन्हीं में से किसी न किसी एक मैकेनिज्म द्वारा होता है।
अच्छा मेरा नहीं है ना। अच्छा मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक क्लास लिया हूँ और फिर एक लंच लिया हूँ और 15-20 मिनट का इसके बाद और फिर वापस अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके बाद फिर पढ़ाना। हाँ लेकिन आप लोगों का सिर्फ मुंह चलता है और पढ़ते वक्त या थोड़ा बहुत दिमाग चलता है पढ़ते वक्त, पर हमारा क्या है? और आप लोग अभी यंग हो और हम लोग क्या अब 60 साल हो गया, 65 साल, 60-65 साल पढ़ोगे आप इधर। मैकेनिज्म छोड़ो, जाने दो, अब बहस नहीं करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दुनिया में जितने अभी हमारे सिलेबस में छोड़ो, हमारे सिलेबस में जितने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं वो इन्हीं में से किसी न किसी एक मैकेनिज्म द्वारा होता है। एक होता है SN1, एक होता है SN2, दूसरा SN1 डैश, SN2 डैश, SNI, SNI डैश, SNNGP और SNEA और SNA। इसमें एक छूट गया, अच्छा NGP है। 8-9 मैकेनिज्म हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको सिर्फ ये 2 जानने हैं और ये ऐसे। वैसे तो आपके एग्जाम में SNEA से भी बनता है बेंजाइन मैकेनिज्म, इसका दूसरा नाम होता है बेंजाइन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट में बेंजाइन बनते हैं, तो ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी तो आप इतना ही जानो। अच्छा जब कभी मैं आपको बता देता हूँ आसानी से कैसे याद होता है, जैसे कहीं SN1 रिएक्शन हो रहा हो और उसमें रेजोनेंस के बाद बने प्रोडक्ट, मतलब SN1 रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट रेजोनेंस के बाद बने, तो वो उसको SN1 डैश प्रोडक्ट कह देंगे। SN2 रिएक्शन हो रहा है, वहां रेजोनेंस के बाद बन जाए प्रोडक्ट, तो SN2 डैश प्रोडक्ट होगा। SNI मैकेनिज्म हो रहा है, वहां पर प्रोडक्ट आफ्टर रेजोनेंस बने, तो उसको क्या लगा देंगे बताओ? SNI डैश। तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पढ़ते ही बाकी सब आ जाए। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है और इसमें कैसे क्या मतलब कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप गुस्सा आ रहे हैं मेरे ऊपर, मैं नहा के आया हूं, आप गुस्सा नहीं सकते। ओके, इसको सुना है, इसको जाना है भाई, जा सकते हैं आप, जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, नो इशू। पीडब्ल्यू तो आपको क्या इजाजत देता है भाई, आप घर जाके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बातें बंद करें। SN1 मैकेनिज्म आप सब जानते हैं, जब कभी जैसे मैंने यहाँ एल्काइल हैलाइड फिक्स कर दिया, अब यहाँ एल्काइल हैलाइड के स्थान पे कोई और ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे आप लिविंग ग्रुप मान के चलेंगे कि हैलोजन जैसे है वैसे कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लिविंग ग्रुप हो, उसकी मुलाकात न्यूक्लियोफाइल के साथ हुई और वो न्यूक्लियोफाइल अगर ताकतवर है तो वो लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है, खुद उसके स्थान पे आ जाता है और ये रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। और इसके 2 मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं, एक को कहते हैं SN1 और दूसरा क्या है SN2। SN1 क्या होता है कि अगर ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो कि एल्काइल हैलाइड को आपने सॉल्वेंट में डिप किया, सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्वोलिसिस की वजह से, और एल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड है ये अपने आप ब्रेक कर गया और R+ बन गया और यहाँ से क्या बाहर निकला बताओ? X-, और फिर सॉल्वेंट के अंदर या उस मोहल्ले के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है अगर वो R+ पर अटैक कर जाए और ये बन जाए प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन को कहते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 क्यों कहते हैं नीचे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक प्रकार से 2 स्टेप प्रोसेस हुआ, साथ में ये फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व हो जिसमें क्या होता है कार्बोकेटायन होता है। अगर SN1 रिएक्शन होता है जिसमें पहले स्टेप में केटायन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और बन जाता है प्रोडक्ट, वो यही चीज आप अपनी नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ा है कि अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्शन का जो रेट होता है हम उसके सबसे स्लो स्टेप से पता करते हैं। तो जो SN1 रिएक्शन का RDS होता है, ये पहले से आपको बता दूं, वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल केटायन में कन्वर्ट होता है। कारण क्या होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और एक मॉलिक्यूल ऐसे स्पीशीज में कन्वर्ट होता है जिसका ऑक्टेट अधूरा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। आया समझ में? जिसका ऑक्टेट अधूरा है, कार्बोकेटायन है, वो उसमें कंप्लीट प्रोसेस स्लो होता है और फिर जैसे वो केटायन बन जाता है तो 2 अपोजिट चार्ज आयन आपस में मिलते हैं, एक हाईली स्टेबल कंपाउंड बनने वाला होता है। तो ये स्टेप जनरली क्या होता है, फास्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब लॉ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो RDS होता है वो स्लो स्टेप होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, उसका मोलर कांसेंट्रेशन। ये तो पढ़ा है आपने, तो उसी आधार पर अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहीं से लिखेंगे, इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहीं से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट। क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होगी। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 होने की वजह से इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन, फुल फॉर्म है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पक्का? अच्छा इसका ऑर्डर, आप ऑर्डर सिखाया जाएगा आपको, कहां सिखाया जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स। वैसे आपको बता दूं कहीं पे रेट एक्सप्रेशन लिखा गया हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जिस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है उनके जो पावर होते हैं उनको सम कर दो तो जो वैल्यू आती है वही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर क्या यही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ? या RDS में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। फिर आपको बताया जाएगा, इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। इधर है, अगर ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो कि हमने एल्काइल हैलाइड को सॉल्वेंट में डिप किया या सबस्ट्रेट को डिप किया परंतु इनके बीच में बॉन्ड में हेटेरोलिसिस नहीं हुई, ये बॉन्ड टूटा नहीं और इस मोहल्ले में प्रेजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है उसने यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पे दबंगई करके यहाँ पर आक्रमण किया और इस हैलोजन को यहाँ से बाहर भगाया, बिल्कुल ऐसे जैसे RX होता है ना, ये R और X के बीच में जो बॉन्ड बना होगा, आप जानते हैं कि एक छोटा लोब भी होता है हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का, होता है क्यों नहीं बताओ? अब न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन इस छोटे वाले लोब में दिया और इससे रिपेल्ड होकर के ये हैलोजन अगर बाहर भाग जाए, ये कुछ इस प्रकार से हो, ये इसमें इस R+ पर इस छोटे लोब में इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ये वाला इलेक्ट्रॉन से मूव किया, यानी ये धक्का देके इसको बाहर भगा दिया, ये इस पे जुड़ गया। ऐसा समझ में? तो अगर कहीं ऐसा रिएक्शन हो कि न्यूक्लियोफाइल ये पहले टूटा नहीं, कुछ कारण हो सकते हैं, हो सकता है सॉल्वेंट नहीं तोड़ा, हो सकता है डर के मारे नहीं तोड़ा कि टूट जाऊंगा तो केटायन अनस्टेबल, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इस वजह से भी नहीं टूट सकता। परंतु इस मोहल्ले में जो न्यूक्लियोफाइल था देखा कि ये केटायन नहीं बना और इसने फिर भी इस पर अटैक करके यहाँ से हैलोजन को भगा दिया, ये तो इसको रिएक्शन को SN2 कहते हैं। इसमें इंटरमीडिएट बनने का मौका नहीं मिला, ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसी अवस्था जरूर आती होगी, लोगों को उम्मीद है कि जब ये पीछे से हाफ इसके साथ जुड़ गया होगा और ये सामने से हैलोजन आधा निकल गया होगा, यानी जब इनके बीच में बॉन्ड आधा ब्रेक हो गया होगा और इनके बीच में आधा बॉन्ड फॉर्म हो गया होगा, उस अवस्था को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। तो SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। और SN1 रिएक्शन कितने ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है? SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो SN1 में भी ट्रांजिशन स्टेट होता है, हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होता है। हर रिएक्शन की जो एक्जेक्टली हर स्टेप की जो बीट स्टेप होती है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, जब ये RX इस R+ में टूटा होगा और जब ये बॉन्ड आधा टूटा होगा तो उस अवस्था को कहेंगे RX और R+ के बीच का ट्रांजिशन स्टेट, ये बना RX, ये R पर डेल्टा प्लस और X पर क्या होगा डेल्टा माइनस। और फिर जब ये न्यूक्लियोफाइल R से जुड़ा होगा, वो बॉन्ड आधा बना होगा, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बताओ? ट्रांजिशन स्टेट 2। ये है ट्रांजिशन स्टेट 2 जिसमें R+ और Nu के बीच का ये बॉन्ड आधा बना। तो SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट, एक इंटरमीडिएट बनता है।
SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट और 1 इंटरमीडिएट होता है और SN2 रिएक्शन में सिर्फ 1 ट्रांजिशन स्टेट होता है, बिना इंटरमीडिएट के रिएक्शन पूरा हो जाता है। ये बात समझ गए? एक्चुअली आपने क्या कि जब भी SN2 रिएक्शन देखा है उसमें ट्रांजिशन स्टेट देखा है, लेकिन जब भी SN1 देखा है तो कीटायन देखा है तो आप बोलते हैं नहीं SN1 में भी बनता है और SN2 में। अब इसके ग्राफ से प्रूफ हो जाए। ओके, तो अब सुनो, ऐसे रिएक्शन को एक ही स्टेप में पूरा हुआ, तो यही स्टेप स्लो है और यही स्टेप क्या है बताओ? RDS है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड करेंगे ना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी और ऑर्डर भी 2। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, इस टाइप के रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होने की वजह से मैं इसको क्या कहते हैं बताओ? पाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं, पाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं। आया समझ में? अच्छा, अरे इधर देखो क्या खिड़की खोल रहे तुम लोग, खोल दिया? पर्दा मत खोलो, ठीक नहीं, अभी आप पढ़ लो, अब जो है इसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करना है तो फिर देख। अभी आया समझ में? देखो न्यूक्लियोफाइल अगर इसमें बैक साइड से अटैक किया और फिर ये बाहर से X माइनस बाहर निकला, समझ आ गया? फिर X माइनस बाहर निकला तो ये एक ही स्टेप में हो तो इसे कहेंगे ये वन स्टेप प्रोसेस है। रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप, रिएक्शन अकर बाय ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन ओनली, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता और रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका होता है R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के। ये SN1 रिएक्शन के बारे में आपको बता दिया और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 2 और ऑर्डर भी क्या होगा? 2। नहीं आया समझ? चलो अब हम और आगे बात करते हैं। ये हमने आपको दिखा दिया, देखो ये इसका अगर हम पोटेंशियल डायग्राम बनाते हैं तो हम ऐसे डायग्राम तो बनाते हैं। आप पहले इंटरमीडिएट में जाने से पहले ये एक ट्रांजिशन स्टेट ही तो बनता है। ये अगर आप ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो ये क्या होता है? ये ट्रांजिशन स्टेट। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट ये फर्स्ट स्टेप है और यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट क्या है? सेकंड है। इसमें देखो समय ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये रिएक्शन ये स्टेप पे होगा स्लो और ये स्टेप क्या होगा? RDS। स्लो को देख के आप बता सकते हैं इसमें आप ये एक ही बार में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो ये आपका रिएक्शन पूरा हो गया। अगर हम एनर्जेटिकली देखें, अगर एनर्जेटिकली देखें एनर्जी के रूप में, तो यहाँ पर 2 बार एनर्जी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ एक बार एनर्जी बढ़ी और रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के तौर देखें तो एनर्जेटिकली व्हिच रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, मतलब SN1 SN2 में ज्यादा आसान कौन होता है बताओ? SN2 इज मोर आसान देन, चलो ठीक है, आया समझ में आपको? भाई एक बार मेहनत किया, मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। ओके, बात नहीं। अब अगर एक सवाल और भी पूछा जाता है ग्राफ अगर देखें तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और हम रिएक्शन टाइम, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, सॉरी ये भी गलत लिखा है थोड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। यार यहां भूत चुड़ैल तो नहीं कोई है ना? अरे बिल्डिंग बनने से पहले यहाँ पे बहुत बन रही है सब यहाँ पे, है ना? इधर मैं मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को सही ना लेना, ठीक है? अच्छा इधर देखें, इधर देख ले, अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे SN1 रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाओ घटाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन जो आपने लिखा है उस रेट एक्सप्रेशन में आपने न्यूक्लियोफाइल का कहीं जिक्र ही नहीं किया आपने, पक्का? लेकिन आपने रेट ऑफ रिएक्शन में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर हम यहाँ पर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाएं यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ये जानते हैं क्या आप लोग बताओ? ठीक वैसे अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर दोनों के केस में क्या होगा? बढ़े। यदि आप जानते हैं नेक्स्ट। अब हम SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में ये वही मैकेनिज्म ऊपर लिखा हुआ, बार-बार आपको देखना ना पड़े पीछे पलट के, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहीं पे ले लिया। अच्छा मुझे बताया SN1 SN2 रिएक्शन को कौन फेवर करेगा? SN1 रिएक्शन में क्या हुआ कि पहले कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ा, ये पोलराइज होकर टूटा और फिर कीटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, फेवर बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं, वो हमेशा झगड़ा लगाते हैं, R और हेलोजन को दूर करते हैं ना, हमेशा इनको दूर करके कीटायन बनाने का प्रयास करते हैं। और जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN2 को फेवर करते हैं। बस समझ में आती नहीं आती आपको? आती है? आती है सब, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, बाहर बोलेंगे नहीं आती थी, आपने बताया नहीं है ना। जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देंगे। अब सुन लो भाई, ठीक है, मेरी भी सुन लो, तुम्हें आती है तो भी सुन लो, नहीं आती है तो भी सुन लो। जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हमने अभी बताया उसके दोनों चार्ज प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, परंतु जो माइनस चार्ज होता है थोड़ा ज्यादा होता है और वो ये RX एक दूसरे के साथ कसम खाए थे, वादी खाए लिए थे कि साथ फेरे लिए थे कि हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, ठीक है? लेकिन ये फंस गए पानी में आके, है ना? बातें नहीं, अब तुम माहौल तुम लोग खराब कर रहे हो। इधर वापस, अच्छा मैं गुस्साता भी बहुत हूं, पता है तुमको? इधर एल्काइल हैलाइड अगर को पानी के मोहल्ले में हमने डाल दिया तो एल्काइल हैलाइड का जो 2 पोल होता है इसका प्लस और माइनस पोल, तो एल्काइल हैलाइड ये मोहल्ले में पहले जैसे ही पानी के मोहल्ले में गया फिर वहां पर क्या उस मोहल्ले के जो वाटर मॉलिक्यूल थे ना जो भी थे, ठीक है, तो ये तुरंत वाटर का जो नेगेटिव किनारा है ये इस पॉजिटिव किनारे से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ। ये मोहल्ले वाले हमेशा इधर से कुछ वाटर के किनारे ये जो R से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ। ये आगे वालों को पीछे बिठा दूंगा, बोलते हैं ना इधर एक खिड़की के बाहर वो एक तो ये जैसे अब देखो इस R पर अब थोड़ा मोहल्ले का प्यार थोड़ा बरसने लगा यहाँ पे ना, ये मोहल्ले वाले इसे R को फोर्स पर खींचने लगे और इधर जो है हेलोजन को भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे यहाँ पर क्या है हेलोजन से भी अट्रैक्ट होना स्टार्ट, इसे कहते हैं सॉल्वेशन। जानते हैं आप लोग ना? अच्छा इस सॉल्वेशन प्रोसेस में एनर्जी भी निकलती है, एक तो ये इनको ये जो सॉल्वेंट इनको खींचते हैं मैग्नेट की तरह, है ना, और दूसरा से क्या होता है इनमें एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या करती है? मदद करती है। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनका दोनों चार्ज काम करता है अच्छा काम, और इसलिए वो इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेकिंग, इनका सॉल्वेशन अच्छे से होता है और वो बॉन्ड की ब्रेकिंग को मदद करते हैं, क्योंकि इधर से R को खींच रहे हैं, इधर को हेलोजन को खींच रहे हैं, तो इनके बीच में ये सेपरेशन बहुत फास्ट होता है। इधर से ये एक्वस बन जाएगा R- एक्वस R प्लस इधर से क्या बन जाएगा एक्वस X माइनस। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो ये काम करते हैं, लेकिन जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये जैसे आपने देखा एसीटोन जो होता है इसका एक ही चार्ज काम करता है। कौन सा चार्ज काम करता है? नेगेटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज काम नहीं करता। अब हेलोजन के अंदर सॉरी एल्काइल हैलाइड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन में डिप किया तो उसमें क्या होगा, जो नेगेटिव किनारा है ये पॉजिटिव किनारा तो वर्क ही नहीं करता, मैंने आपको बताया था, क्योंकि प्लस डिस्पर्स है और नेगेटिव एक ही जगह, नेगेटिव सिर्फ ऑक्सीजन पे है और प्लस पूरे कार्बन और 6 हाइड्रोजन पर है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन पर है, तो 9 जगह पर डिस्पर्स है। ये 1/9 के आसपास भी होगा, बहुत कम होगा। तो इसमें जैसे ही एल्काइल हैलाइड एंट्री किया
ठीक है, इसमें सिर्फ कौन सा किनारा नेगेटिव किनारा है, R प्लस ये क्या है X माइनस इस पर जो है ये सॉल्वेंट का नेगेटिव किनारा ही अट्रैक्ट हुआ, यही हुआ बस, इसका सॉल्वेशन ज्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, इधर X के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, चलो ठीक है, कुछ सॉल्वेंट R को पकड़ के खींचेंगे, X भी उसी के साथ खींचा हुआ चला जाए, ये जुदा नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ, R जो इधर से ये R को इधर R को अलग इधर से खींच रहे हैं, इधर X को क्या है बताओ अलग से खींच रहे हैं, तो ये इनके बीच में सेपरेशन बहुत फास्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा। तो यही काम, और ये SN1 को चाहिए यही, क्योंकि SN1 में यही होता है ना, केटायन बन जाता है पहले, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन एंड पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2। अच्छा एक और बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल जो है थोड़ा सा, जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन में पहले केटायन बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, तो थोड़ा न्यूक्लियोफाइल को पेशेंस वाला होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए ना, कि पहले केटायन बनेगा और फिर, और कुछ न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, वो वेट नहीं करते हैं, केटायन बनेगा वो आक्रमण पहले से। अब सुनो, तो फेवर भाई जो SN1 रिएक्शन होते हैं अक्सर देखेंगे आप, वहां पे जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, अक्सर वीक उनको कहा जाता है जिन पे चार्ज नहीं होता, जैसे पानी है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, चार्ज नहीं है तो वो थोड़ा सा वीक होते हैं, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इनको थोड़े से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो अगर एक्वस NaOH है, KOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, KCN है, नेगेटिव चार्ज कहीं पर है तो याद रखना उनको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जहां नेगेटिव चार्ज होते हैं वहां SN2 की प्रोबेबिलिटी होती है, जहां न्यूट्रल होते हैं वहां क्या होता है बताओ, SN1। एक और बात बताएं कि इसमें अगला, इसमें जो RDS होता है ये कार्बोकेटायन बनता है, तो दो मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए कि किसका SN1 तेज होगा, जैसे हमने लिया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, बताओ SN1 की प्रोबेबिलिटी कहां पे ज्यादा होगी। ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मिथाइल हैलाइड है, तो जिसका केटायन स्टेबल होगा वो केटायन में जल्दी कन्वर्ट होगा और उसमें SN1 रिएक्शन शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ज्यादा, तो इसमें SN1 सबसे तेज 3 डिग्री करता है, और 1 डिग्री जो मिथाइल होते हैं ये इतना कम शो करते हैं कि जनरली ऐसा मानते हैं कि SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन होता ही नहीं, क्योंकि उनमें कार्बोकेटायन क्या होता है, हाँ कोई 1 डिग्री ऐसे होते हैं जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं, जैसे एलाइल है, बेंजाइल है, तो वो 1 डिग्री भी करते हैं। मैं 1 डिग्री नॉर्मल की बात करता हूं, तो 1 डिग्री नॉर्मल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 रिएक्शन शो करना पसंद नहीं करते। जनरली SN1 कहां होता है बेटा, 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, फिर क्या होता है 1 डिग्री। ठीक है, SN2 में क्या हुआ, SN2 में फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और SN2 में भी जो अटैक होता है ये क्या होता है, ये पहले ही होता है, तो रिएक्टिविटी जस्ट पेन देना, 2-3 पेन दो, 2-3 बस, बस 2-3 पेन, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक, तो एक और पेन, एक ही दो बस, जल्दी करो। वैसे आपको सब आता है, ये जान मैं इसलिए बता, ये आता के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है ना, ये जो न बताओ कि आता है ये। सुनो, जैसे ये मान लिया एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पर कुछ भी लगे हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये पूरा कमरा पानी से भरा है या सॉल्वेंट से भरा है। अगर इसको हमने, हम सब दर्शक हैं, ठीक है, अंदर बैठ के देख रहे हैं, ये ऊपर से टपका अंदर पानी में है, ठीक है, पानी में आते ही इसका लिविंग ग्रुप पानी अलग कर दिया और ये प्लेनर कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे प्लेनर कार्बोकेटायन बनेगा, इस मोहल्ले में जितने सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे वो फटाफट इस पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे बताओ, अटैक स्टार्ट कर देंगे। ये कौन सा मैकेनिज्म है बताओ, SN1। अच्छा यहाँ पर ये लगे हाथ ये भी सीख लेना कि SN1 रिएक्शन में जो अटैक है वो दोनों तरफ से इक्वल चांस, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे बात नहीं, जैसे ये यहाँ से बाहर निकला, अच्छा बताइएगा, ये जितने सारे लिविंग ग्रुप होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, जैसे मान लिया हेलोजन है, तो इधर एरिया में पानी कम होगा, पानी इधर क्या होगा बताओ ज्यादा, क्योंकि सामने की तरफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो जैसे ये पहले अटैक निकलेगा तो इसमें स्टार्टिंग के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें अटैक बैक साइड से होने की प्रोबेबिलिटी क्या थोड़ी ज्यादा, क्योंकि जैसे ये सीधा हुआ ये पानी इधर से बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इस पे जुड़ गया, क्योंकि सामने पहले से क्या था, लिविंग ग्रुप था। एक और बात बता दें, ये लिविंग ग्रुप अभी दूर नहीं गया है, ये प्लेनर बना तब तक यहाँ पर अटैक स्टार्ट हो गया, है समझ में। तो बैक साइड की प्रोबेबिलिटी 1-2% ज्यादा होती है इन कंपेयर टू फ्रंट साइड होता है, SN1 की कहानी है, ठीक है। SN2 में क्या हुआ, इसको पानी में डिप कर दिया, ये निकले नहीं, ये पड़ी रह गए, पूरे नहीं तो नहीं सकेंगे, पर यहाँ पर हेलोजन भी है, ये भी न्यूक्लियोफाइल भी क्या, ये भी कम थोड़ी था, इसने क्या किया, इस पर जबरदस्ती यहाँ पे अटैक किया और इसको यहाँ से धक्का देके बाहर भगा दिया और ये पूरा ग्रुप पलटने पर मजबूर हो गया। ये कौन सा मैकेनिज्म बताओ, SN2, ये SN2, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। एनसीईआरटी में से बना के दिखा रखा, आप देख लीजिए उसमें। अच्छा इसमें एक बात बताना, SN1 रिएक्शन में पहले ये बाहर निकल जाता है और केटायन का फॉर्मेशन होता है, ये निकल गया केटायन, जिसमें केटायन स्टेबल होगा उसमें SN1 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन SN2 में क्या हुआ कि ये पहले आक्रमण कर रहा है फिर निकल। और एक और बात, अच्छा यहाँ पे छोटे ग्रुप होंगे तो स्टेरिकली इसको आसान होगा यहाँ पे जाना, लेकिन यहाँ पर बड़े साइज के ग्रुप लगाते जाएंगे, इस कार्बन के चारों तरफ भीड़ बढ़ाते जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच यहाँ कठिन होता जाएगा, तो SN2 होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो SN2 रिएक्शन जो होता है ये याद रखना 3 डिग्री में कम होता है, 2 डिग्री में ज्यादा, 1 डिग्री में और ज्यादा, मिथाइल में और ज्यादा, इवन 3 डिग्री में इतना कम होता है कि 3 डिग्री में SN2 देखा ही नहीं जाता। 3 डिग्री में SN2 देखने को बहुत कम मिलेगा, अब इधर 3 डिग्री में SN2 देखने को नहीं मिलता, 1 डिग्री में SN1 देखने को नहीं मिलता, 2 डिग्री दोनों शो कर लेता है डिपेंडिंग ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपने क्या रखा है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, उन सब के आधार पे करता है। ऐसा समझ में थोड़ा-थोड़ा आपको फील भी हो रहा होगा कि कहां पे SN1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो 3 डिग्री होगा तो वहां SN1 के चांसेस ज्यादा हैं, सॉल्वेंट पोलर प्रोटीन ले लिया, वीक न्यूक्लियोफाइल लिया तो कंफर्म हो गया वो आपका SN1 होगा। इधर जो है 1 डिग्री के क्या होने के चांसेस है, SN2 होने के चांसेस है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटीन को न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो पक्का केटायन नहीं बना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। 2 डिग्री सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और आगे बढ़े हम लोग, हम उधर से क्यों लेंगे, अगर हमें SN1 कराना होगा तो हम अशुद्धता उसमें क्यों फैलाएंगे। हमें अगर मान लिया रिसर्च बनना, हम साइंटिस्ट बनना है, हमें टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर पानी में अच्छा बनेगा तो हम उसको एसीटोन क्यों मिलाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने 3 डिग्री से SN2 कराने का प्रयास किया तो ये फिर E2 रिएक्शन होने लगता है, इसमें क्या हो जाता है बताओ, E2 और भी रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन SN2 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी क्या हो जाती है कम। मान लिया आपने 3 डिग्री के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया और सॉल्वेंट पोलर प्रोटीन ले लिया, अपने माहौल झाड़ फूक के कौन सा तैयार कर दिया SN2 वाला और रिएक्शन तैयार कर रखा है SN1 वाला, तो फिर वहां पर E2 हो जाएगा, वहां पर कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा, क्योंकि हर न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर होता है ना वो थोड़ा बेसिक भी होता है। हर SN1 रिएक्शन में इवन प्रोडक्ट और हर SN2 में E2 प्रोडक्ट बनता है, वाइस वर्सा एलिमिनेशन भी होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये वाला माहौल क्लियर कर देंगे 3 डिग्री के साथ तो वहां पर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे, E2 मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि अभी किसी को E2 हो सकता है ना पढ़ा हो तो फिर वो उसको समझ में ना आए। हाँ अच्छा ये 1 डिग्री लिया आपने, इधर वाला माहौल क्लियर कर दिया तो रिएक्शन नहीं होगा, पढ़ा रहेगा। जैसे पानी में डाल दिया वीक न्यूक्लियोफाइल है, इधर मिथाइल हैलाइड ले लिया तो रिएक्शन नहीं होगा, उसी में डिसॉल्व रहेगा। चलो हाँ, अगर कभी-कभी जब SN1 रिएक्शन कराएं तो कभी-कभी कुछ होता है कि सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल सेम रख सकते हैं, तो उसे सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहेंगे बताओ, सॉल्वोलिसिस रख सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर पानी सॉल्वेंट भी है, पानी न्यूक्लियोफाइल भी है, तो उसे सॉल्वोलिशियस कह सकते हैं। हाँ, SN2 में क्या चीज नहीं, SN2 में सॉल्वेंट अलग लिया है, न्यूक्लियोफाइल अलग लिया है। चलो ठीक है, आगे हम और बात करते हैं। अब इस पे चर्चा थोड़ी और ये भी मैं एक बार हल्का सा बता रहा हूं। अच्छा नेक्स्ट, SN1 रिएक्शन में जैसे कि एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक ऐसे पोटेंशियल ग्राफ बना दिया और बोलिए ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में कौन SN1 है कौन SN2 है, 1 और 2 में से कौन SN2 को है कौन SN1 है, तो किसको SN1 बताएंगे? भाई मिथाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये तो ये कौन सा हो गया बताओ, ये आपका SN2 हो गया, और ये 3 डिग्री जब ज्यादा होता है तो क्या हो गया बताओ SN1, तो ग्राफ 1 SN1 रिएक्शन है, ग्राफ 2 को क्या है SN2। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते। 3 डिग्री 2 डिग्री अभी अभी आप ये भूल जाएंगे, अभी तो ये आपको तुरंत ताजा ताजा याद है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा भूल जाएगा, तो लगेगा ये तो ये भी कठिन है। अगला एक और बात बताएं, SN1 रिएक्शन के प्रति कौन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो जो है बताइए, जिसका केटान स्टेबल हो। डिग्री मत याद करो हमेशा बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान, पक्का। और यहाँ पर कैसे बताएंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और बात सुनो, लास्ट में मेरी बात सुनो, मान लिया SN2 रिएक्शन में दो जगह पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग एक जैसा, ऑलमोस्ट एक जैसा हो, और जल्दी हमारा काम ये जानते हैं अब तक 2-3 लेक्चर काम हो जाता है, 2-3 लेक्चर काम हम लोगों ने आज एक लेक्चर में कर लिया। अब आगे आप हाइड्रोजन डेरिवेटिव 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर। हाइड्रोकार्बन के लिए हमको चाहिए 12 से 15 घंटे, और हाइड्रोजन डेरिवेटिव के लिए 6 से 7, 5 से 6 घंटे, एल्कोहल ईथर 5 से 6 घंटे, और कार्बोनिल कंपाउंड 7 से 8 घंटे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ 2 घंटा या 1.5 घंटा, एमाइन्स 1.5 से 2 घंटा, और बायोमॉलिक्यूल 2 घंटा, और साथ में पॉलीमर आधा घंटा, केमिस्ट्री न्यूट्रलाइज जो है आधा घंटा, क्योंकि वो पाव मैं बना के क्या चीज, ये हमारा सिलेबस बचा इन आवर। अब आप डाउट पूछेंगे थोड़ा बढ़ेगा घटेगा इसमें है ना, लेकिन ज्यादा नहीं घट तो जाए, घटा देंगे इधर नहीं, मैं पूरी प्लानिंग के साथ हूं, क्योंकि मार्च में तो मेरा टिकट बहुत नुकसान होने वाला है, तो यहाँ तो मैं अपने स्वार्थ के लिए जो है आप लोग की कोर्स जल्दी खत्म करने वाला। इधर देखिए बेटा, जैसे मान लो ये 2 डिग्री का माहौल है, इधर देखो, और भीड़ एक जैसी है, परंतु ये वाला ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से टारगेट कार्बन पर प्लस ज्यादा होगा, और प्लस ज्यादा होगा तो SN2 फास्ट होगा। तो अगर किसी कार्बन पर भीड़ एक जैसा हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है वहां पर SN2 क्या होता है फास्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैक क्या होता है जो है ये क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो केटायन पर प्लस होगा, और केटायन पे न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण भी क्या होगा फास्ट। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, पेश कर दिया, पेश है नहीं, ये देखो कर दिया पेश, मैंने है ना पेश। यहाँ पर बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल पोजीशन, बेंजाइल जानते हैं आप लोग, अरे बताया था आपको, बेंजीन का पड़ोसी कार्बन जो होता है वो बेंजाइल होता है, किसको नहीं पता बेंजाइल हैलाइड, सबको पता है। बेंजीन के पड़ोसी कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगाएंगे तो वो सबसे तेज रिएक्शन करना चाहता है, और 3 डिग्री है तो और तेज SN1 करेगा। 2 डिग्री बेंजाइल स्लो, 1 डिग्री और स्लो, इसके बाद एलाइल की बारी आती है, एलाइल 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, उसके बाद एल्काइल की बारी आती है, सिंपल एल्काइल ग्रुप। आया समझ में आपको, क्या लिखेंगे आप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर कहीं पर कोई केटायन वो रेजोनेंस स्टेबलाइजर लोन पेयर से, तो वो बेंजाइल से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे मान लो कहीं पर केटायन है कोई, जैसे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर Cl प्रेजेंट है, तो इसका जो केटायन होगा उसको रेजोनेंस द्वारा जब स्टेबल करेंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे क्या होगी ज्यादा होगी। आया समझ में आपको, तो आप कोई SN1 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी पूछे तो कुछ नहीं, लिविंग ग्रुप हटा के केटायन की स्टेबिलिटी चेक करना, जिसका केटायन स्टेबल उसमें SN1 रिएक्शन क्या होगा फास्ट। SN2 रिएक्शन के बारे में पूछे तो बेंजाइल हैलाइड ज्यादा हमेशा उल्टा नहीं होता, देखो बेंजाइल SN1 भी तेज करता है और बेंजाइल SN2 भी तेज करता है, ये ऑर्डर तो सेम लिखा गया, ये कॉपी किया था ना, अब ये साइड इफेक्ट है, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसमें करेक्शन भूल गया, ठीक है। अभी तो भीड़ 3 डिग्री में तो होता ही नहीं, तो 3 डिग्री लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री बढ़ने पर जो होता है रिएक्टिविटी क्या होती है कम होती है। जैसे अगर किसी कार्बन पर, याद रखिएगा, किसी कार्बन पर, ये कार्बन पर हेलोजन है और किसी के साथ किसी कार्बन पर हेलोजन, और उसी के साथ एक लिविंग ग्रुप लगा दिया, तो इसका SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा। अगर सारे 1 डिग्री हैं इसमें, सारे सेम डिग्री के हैं, मतलब सारे सेम डिग्री हैं इसमें, किसी में कोई चेंजेस नहीं है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, तो जिस कार्बन पर माइनस ग्रुप अटैच होगा उसका SN2 तेज होगा, इसका SN1 सबसे कम होगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन सबसे क्या होगा लीस्ट स्टेबल। उसके बाद आता है फिनाइल, उसके बाद एलाइल, उसके बाद फिनाइल क्यों होता है, क्योंकि फिनाइल जो होता है 2 कारणों से, एक कारण तो जो फिनाइल होता है, फिनाइल माइनस आई की तरह काम करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है, और इसके पीछे का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में हम नहीं जाना चाहते, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर से भी बताया जा सकता है, परंतु बस इतना याद रखो कि फिनाइल जो होता है वो इन सबके कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। आया समझ में आपको, बोलो। तो ये हमने आपको बता दिया, तो जब भी इनमें भीड़ एक जैसी हो तो जिस कार्बन पर प्लस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये माइनस माइनस आई ग्रुप है, माइनस तो इफेक्ट यहाँ उसका होगा नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस कह सकते हैं इसे, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है ना, ये माइनस आई है, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, इन सब में प्लस है, तो जहां भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होगा उसका SN2 रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। समझ में आ गया, अगर इनमें भीड़ क्या है एक जैसी है, यदि इनकी डिग्री एक जैसी। अब इसमें चर्चा वापस हेलोजन डेरिवेटिव पे एक बार, तो मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वापस हो, ये तो एक ब्रीफ आइडिया था। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब SN1 रिएक्शन होगा तो उसमें प्लेनर कार्बोकेटायन बनता था, देखा था आपने क्या, तो उस केटायन पर अटैक दोनों तरफ से होता है, परंतु किधर से अटैक थोड़ा ज्यादा होता है, बैक साइड। तो जैसे अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे 2-आइडोपेंटेन है, इसमें हमने पानी का रिएक्शन कराया, पानी पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये 2 डिग्री है, तो हम सब जानते हैं कि SN1 रिएक्शन का माहौल हमने क्रिएट कर रखा है, SN1 होगा तो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, तो इसमें 2 बनेंगे प्रोडक्ट, जैसे प्लेनर कार्बोकेटायन बनेगा ना, यहाँ पर इस प्लेनर कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक जो होगा न्यूक्लियर वाटर का, ये बोथ साइड्स होगा, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड्स होगा। इसमें बैक साइड वाला जो परसेंटेज होगा ये x, ये बैक साइड पर, अगर ये बेस पर है तो बैक साइड पोजीशन क्या है इसका बताओ, ये डैश वाली पोजीशन बोलो, और तो सेम साइड वाले का परसेंटेज थोड़ा क्या होगा कम, और अपोजिट वाले का परसेंटेज क्या होगा थोड़ा ज्यादा। आप इसे ऐसे भी कहते हैं क्योंकि इसका कॉन्फिगरेशन यहाँ पर अभी देखेंगे तो ये S है, रिएक्शन के बाद ये ऐसी है और ये I आपका R हो गया,
तो जिसमें कन्फिगरेशन उल्टा हुआ, जनरली ऐसा होता है, अगर निकलने वाला ग्रुप और आने वाला ग्रुप सीआईपी रूल्स के सेम प्रायोरिटी रखता है तो कन्फिगरेशन हमेशा अपोजिट ही आता है। परंतु एक चीज, अगर निकलने वाला ग्रुप हायर प्रायोरिटी का है, आने वाला सबसे कम प्रायोरिटी का है, तब कन्फिगरेशन उल्टा नहीं होता। कन्फिगरेशन आर का एस नहीं होता, लेकिन हाँ एक चीज हमेशा होता है, ग्रुप अगर वेज पर पहले होता है तो आने वाला डैश पे जाता है, अगर पहले से रहने वाला एक्सियल होता है तो आने वाला इक्वेटोरियल जाता है, पहले आने वाला साउथ होता है तो आने वाला ग्रुप कहां जाता है, नॉर्थ जाता है। ये डायरेक्शन तो हमेशा उल्टा होता है, लेकिन आर का एस हम तब होता है जब जाने वाले का और आने वाले के कन्फिगरेशन, जाने वाले और आने वाले के सीआईपी रूल द्वारा जो है प्रायोरिटी क्या हो, एक जैसी। पक्का? बस बता रहा हूं। तो अक्सर देखा गया जब SN1 रिएक्शन होगा तो जिसमें कन्फिगरेशन उल्टा हो, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट विद इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन। जगह हमारे पास कम था, मैं इसको फुल फॉर्म लिख देता हूं, है ना। आपको तो मैं पूरा लिख रहा हूं, मैं पूरा लिखता भी नहीं है ना। एक्चुअली क्या है कि आप लोग लिख नहीं रहे, और फिर इसके लिए फिर डाउट ढूंढो मुझे। ओके, तो PW बातें नहीं, PWIIC, दूसरा क्या है PWRIC। अच्छा, PW समझ के फिजिक्स वाला। अच्छा, PWRIC रिटेंशन, जिसमें कन्फिगरेशन रिटेन हो। हेलो, जैसे अगर मान लिया वेज से आई निकला, अब तो ये इसका काम खत्म हो गया, ले लीजिए। जिसमें ये आई वेज से निकला, अगर OH भी वेज पर आया तो उसे कहेंगे प्रोडक्ट विद सेम कन्फिगरेशन या प्रोडक्ट विद रिटेंशन इन कन्फिगरेशन। इन दिस प्रोडक्ट कन्फिगरेशन ऑफ टाइटल कार्बन इज रिटेन। और जिसमें अपोजिट आता है उसे कहेंगे प्रोडक्ट विद इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन। इसका कन्फिगरेशन अपोजिट हो चुका है। बोलो बेटा, इसमें परसेंटेज बात नहीं, इसमें इसका परसेंटेज थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा, इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम। तो या तो एक्जैक्टली सेम होगा या तो वाई ज्यादा होगा, जनरली वाई ज्यादा होता है। मान के चलते हैं वाई अगर ज्यादा है तो 50% से ज्यादा होगा, तो एक परसेंटेज, एक ज्यादा अंतर भी नहीं होता है, 1-2% का अंतर होता है। मान लेते हैं कि ये 51%, हमें एक्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि कौन सा ग्रुप क्या है, तो अब माना ये 51% है। 51, 50 + 1 मन की आंखों से देखो, तो ये कितना परसेंट होगा, ये 49%। तो याद रखना, जिस मोहल्ले में ये 51% है, ये 49% है, इसका 49, इसके 49 से मिलके 98% जो प्रोडक्ट होगा वो रेसमिक मिक्सचर के रूप में रहेगा। तो 98% जो मिक्सचर होगा वो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, और 2% जो प्रोडक्ट होगा वो जाएगा विद इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन। तो SN1 रिएक्शन का जो नेट रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो होता है रेसिमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर विद ए फ्यू प्रोडक्ट विद इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन। तो ये मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट, लगभग 98% जो प्रोडक्ट हुआ ये रेसमिक मिक्सचर हुआ, और लगभग 2% जो प्रोडक्ट है इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन के। तो अब इसे बुक्स में लिखा गया है, आप चाहे इसे पढ़ सकते हैं। लिखा इन SN1 रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकेटायन, इन्वर्जन एंड रिटेंशन इन कन्फिगरेशन बोथ occur, but the amount of product with inverted in configuration is slightly more than the amount of product with retention in configuration. Therefore net result which we get is क्या लिख पाएंगे, racemization with inversion in configuration। है बेटा क्लियर? अब आपसे कभी कोई सवाल करे पूरा ये एग्जैक्टली रिजल्ट क्या होता है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर होता है। क्या बेटा? हाँ, यहाँ वो इस डैश पे होगा, ये डैश पे। ठीक है, थैंक यू। ये प्रोडक्ट विद इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन। पक्का? अब लेकिन SN2 रिएक्शन में हेलोजन गया ही नहीं, और हेलोजन पर अटैक पहले हुआ पीछे का वाले बैक साइड कार्बन से, फिर वो निकलना पड़ा, इसलिए यहाँ पर 100% जो प्रोडक्ट होगा वो इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन। और इस इन्वर्जन को प्रूव किया था वॉल्डेन नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं वो जो है वॉल्डेन इन्वर्जन। तो बोले व्हाट इज वॉल्डेन इन्वर्जन, तो आप बोलेंगे SN2 रिएक्शन के बाद जो कन्फिगरेशन उल्टा होता है उसे हम कहेंगे वॉल्डेन इन्वर्जन। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वॉल्डेन इन्वर्जन, तो मैंने तो छतवा पलट गया था वॉल्डेन इन्वर्जन है। आप बोलेगा कि SN2 रिएक्शन में कन्फिगरेशन का उल्टा होना क्या कहलाता है, बताओ, वॉल्डेन इन्वर्जन। मेरी बात समझ में आ गई? SN1 रिएक्शन जब हो रहा हो और जो केटायन बना है, ये केटायन बना, अगर ये रेजोनेंस कर जाए और नई जगह पहुंच जाए तो जो नया वाला प्रोडक्ट बनता है उसे SN1 डैश प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं बताओ, SN1 डैश। और जहां पर SN1 रिएक्शन होता है वहां पर रिएलिमेंट प्रोडक्ट भी बन सकता है। अभी रिएलिमेंट प्रोडक्ट क्या होता है ये आगे हम आपको बताएंगे। कार्बोकेटायन एक्चुअली रिएलिमेंट भी शो करता है, आगे हम आपको बताएंगे। अभी तो बस इतना ही हमने आपको बताया, खत्म। अरे तो